दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। और आज दोस्तों हम बात करेंगे पिछले 3-4 दिनों की, 5 दिनों की, जिसमें बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी एक तरह से फंस गई है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 दिनों की घटनाएं को आप देखें तो बिल्कुल ये बात सामने आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो रही है। आ, 2-3 दिन तो उनकी जो नई टीम बनाई है नितिन नवीन ने, उसके ऊपर ही डिस्कशन होता रहा। इसको क्यों हटाया, इसको क्यों लाए, वसुंधरा राजे को वापस क्यों लाए, राम माधव को वापस क्यों लाए, जबकि राम माधव तो बहुत ही मतलब उसके ऊपर करप्ट होने के चार्जेस भी हैं, फिर बीच में बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था। तो आरएसएस वालों के कहने से, और आरएसएस के तो खैर है ही वो, पहले भी थे, तो अब उनको वापस लाए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एक राहुल गांधी ने अपने एक सैनिक से, या एक अपने कार्यकर्ता से, या अपने एक प्यादे से स्मृति ईरानी को हरा दिया था अमेठी में, उस स्मृति ईरानी को वापस क्यों लाए। और 2 साल से वो थी नहीं, और अब वो फिर उसको महामंत्री बना करके लाए हैं। तो उसको लगता है कि एक तो वो बहुत तेज तर्रार है बातचीत करने में, भाषण देने में, 3-4 तरह की भाषाएं जानती है वो, और बहुत एग्रेसिव जवाब देती है वो। शायद इसलिए उसको वापस लाए हैं। एक और कारण मुझे लगता है कि अच्छा, वो भी शाह के खिलाफ थी फिर भी लेके आए। ये भी एक बड़ी बड़ी बात लोग सोच रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। मुझे एक और बात लगती है कि जिस तरह से कंगना रनौत को लेके आए, और कोशिश की कि वो जो है स्मृति ईरानी को रिप्लेस करे, लेकिन उसके साथ विवाद इतने जुड़ गए कि वो जो है मतलब उसको महासचिव वगैरह बनाने की बात सोचने वाले लोग पीछे हट गए। और कंगना रनौत का मतलब कंगना रनौत को समझ रहे थे कि स्मृति स्मृति ईरानी का रिप्लेसमेंट है, तो वो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। इसलिए शायद स्मृति ईरानी को वापस लेके आए। एक तेज तर्रार महिला उनको चाहिए थी, और इसमें और और लंबी पारी खेलने वाली महिला चाहिए थी। इसलिए लगता है कि स्मृति ईरानी को वापस लाए हैं, लेकिन उनको वो स्थान नहीं मिला है जो किसी समय अ, उनको पार्टी के अंदर था। वो महासचिव थे, अब वो एक उपाध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष को कितना समय दिया जाता है, मतलब कितना काम दिया जाता है या कितना काम होता है, वो सब जानते हैं। वो सिर्फ उनकी उपस्थिति है एक तरह से। वसुंधरा राजे पहले भी उपाध्यक्ष थी, अभी भी उपाध्यक्ष है, और उनको पहले भी कोई काम नहीं था, और मेरे समझ में अभी भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वो अमित शाह के तो बहुत ही खिलाफ है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह जब तक है वो ये मान के चलती है कि हमें मेरा कुछ होने वाला नहीं। खैर, अभी कल 2-3 घटनाएं अभी 2-3 दिनों में फिर और हुई है। एक बड़ी घटना तो ये हुई कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट कोतवाली जाकर के साहिल को साथ ले गए, और उसकी जो एफआईआर नहीं हो रही थी, वो छर्रे जो उनके लगे थे पैलेट गन से, और उसके ऊपर वो एफआईआर करवाना चाहते थे। 2-3-4 बार गए भी माँ को लेके साथ में, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं हुई। और फिर कल राहुल गांधी के साथ हो गए। पहले उनको मना किया कि भाई ऊपर से आदेश है कि हम इसकी एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी वहाँ 5-6 घंटे बैठे रहे। धरना लगाया उन्होंने, और नेता आ गए बहुत सारे। प्रियंका गांधी आ गई, पवन खेड़ा आ गए, इस तरह से बहुत सारे नेता जो है कांग्रेस के, जयराम रमेश आ गए। तो बहुत बवाल होने लगा, और उनको लगा कि ये मुश्किल में फंस जाएंगे हम। तो उन्होंने मतलब एक एफआईआर दर्ज कर दी, और
कहते हैं कि ऊपर से कोई फोन वोन आया, उसके बाद थाने वालों ने उस एफआईआर को दर्ज किया। अमित शाह उन दिनों शायद वहाँ थे, सिलीगुड़ी में। खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिलीगुड़ी में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन वो वहाँ थे। अब दूसरे दिन वो पूना चले गए। पूना में भी छात्रों की गूंज कार्यक्रम था, मतलब छात्रों की गूंज की बजाय ये कहना चाहिए छात्राओं की गूंज कार्यक्रम था। उसमें सब महिलाएं ज्यादा थी। छात्र भी थे लेकिन बहुत कम थे, ज्यादा महिलाएं बच्चियां थी। और एबीवीपी ने वहाँ जो काम किया वो बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने मतलब उस कार्यक्रम में आने से बच्चियों को रोका, कई जगह हॉस्टलों पर अ, रोक दिया, ताले लगा दिए, और पता नहीं क्या क्या किया। कहीं कुछ जगह मारपीट भी हुई बताते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वो कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत लोग आए। और राहुल गांधी ने एक तरह से नैरेटिव बदलने का काम किया। राहुल गांधी ने वहां पर मनुस्मृति से शुरू किया और कहा कि मनुस्मृति आपको छात्राओं, मतलब महिलाओं को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहती है, वो किसी न किसी के अधिकार में रखना चाहती है। अ, बेटा हो के जब छोटी होती है तो पिता के, शादी हो जाती तो पति के, और बाद में बेटे के छेड़ों में रहती है। और यही सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। इसको लड़ाई को मतलब महिलाएं इंडिपेंडेंट हो, इसके लिए लड़ाई चल रही है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। और आरएसएस पे और भाजपा पे बहुत जबरदस्त, अ, भाजपा और आरएसएस के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला किया। और मतलब इतना जबरदस्त हमला किया, मेरे समझ में तिलमिला गए होंगे आरएसएस के लोग तो, क्योंकि मोहन भागवत का एक बयान वहां पर रखा, एक बयान योगी आदित्यनाथ का शायद, और एक नरेंद्र मोदी का। और वो तीनों बयान जो है महिलाओं के विपरीत बयान थे, उनकी स्वतंत्रता के विपरीत बयान थे। फिर महिलाओं ने, बच्चियों ने जो अपने साथ बीती वो वहां पर सुनाई, वो और ज्यादा लोगों को पेन करने वाली थी। तो इस तरह से मतलब राहुल गांधी ने बहुत ही तरीके से 2-3 दिन से वो, मतलब काफी दिनों से, मतलब जब से ये 20 20 अगस्त कहना चाहिए, 20 जुलाई, सॉरी, 20 जुलाई में पर जो जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ और जो ज्यादती हुई, और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया, उसके बाद वो बिना किसी को बताए, मतलब बहुत ही अ, गुप्त तरीके से वो वहां पहुंचे। किसी को नहीं मालूम था कि वो वहां पहुंचेंगे, और पहुंच गए। फिर इसी तरह से 30 हजारी रोड पर जो महात्मा गांधी की शहादत जहाँ हुई, वहां पहुंचे, वो भी किसी को नहीं बताया और पहुंच गए। और फिर अभी पार्लियामेंट हाउस में, वही पार्लियामेंट के कोतवाली पर भी, वहां पर भी किसी को नहीं मालूम था कि राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे और धरना लगाएंगे। और वहां पहुंचे और धरना लगाया। और तो एक फिर उनके जो छात्रों के गूंज कार्यक्रम हो रहे हैं कोटा और देहरादून और इलाहाबाद, इन पे भी व्यवधान खड़े करने की कोशिश की भाजपा ने, लेकिन वो सफल नहीं हुए, और वो सारे कार्यक्रम बहुत सफल हुए। तो राहुल गांधी एक तरह से वो आगे से आगे एक चोट कर रहे हैं अ, भाजपा को। और भाजपा की नेताओं को ये समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को कैसे रोके। एक बड़ी परेशानी और भाजपा के सामने खड़ी हो गई है, वो है कि जंतर मंतर पर 2 दिन पहले ही, मतलब जिस रोज ये उसमें थे, कोतवाली पर धरना लगा रहे थे, उसी रोज स्वर्ण समाज ने, जिसमें करणी सेना भी थी, और ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, और कायस्थ वगैरह जो भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो सब वहां पर उपस्थित थे, काफी लोग थे वहां पे भी। उसमें भी काफी लोग थे, और वो सरकार के विरुद्ध नारा लगा रहे थे, और यूजीसी रोल बैक का नारा लगा रहे थे। इसके साथ ही वो आरक्षण के खिलाफ भी बात कर रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये हो गई है कि
भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को मान लेती है रोल बैक के, तो उधर जितना जो उसके पक्ष में जितने लोग हैं, ओबीसी और दलित और ट्राइबल और ये सारे लोग, वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऑर्डर हो चुका है। अब उसको अगर रोल बैक करते हैं तो वो सारा नाराज हो जाएगा, और नहीं करते हैं तो ये सवर्ण समाज जो उनको वोट करता है खासतौर से, वो नाराज है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल हो गई है कि वो इन दोनों में से कैसे निपटे। आरएसएस भी इसमें बहुत मुश्किल में है, क्योंकि वो भी इस बात को संभाल नहीं पा रही है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, और ये रोल बैक का खेल शुरू हो गया है। वहां पे कुल 20% स्वर्ण है, बाकी 80% कहते हैं कि दूसरी जात के लोग हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी है। मतलब ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों का कुल मिला करके 80% नहीं तो 75% करीब लोग हैं, वोट है। तो उस वोट को अ, बनाए रखने के लिए रोल बैक तो नहीं कर सकते, और रोल बैक कर नहीं करते हैं तो ये जो इनका खास वोटर है, ब्राह्मण सब, राजपूत ब्राह्मण और कायस्थ वायस्थ जो भी है, वो नाराज हो रहा है। अब देखना यह है कि सरकार इसको कैसे निपटती है। वैसे तो सरकार अभी कुछ करने वाली नहीं है इसको। हो सकता है कि उनको कोई आश्वासन दे दे, और फिर चुनाव निकल जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई करे या नहीं करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि चुनाव हो जाए। तो चुनाव तक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरह से उनको वहां से हटाया, अ, जंतर मंतर से, फिर वो राजघाट पर आकर के बैठे, तो वो एक जो खटास पैदा हुई है इन अगड़े सवर्ण जाति के लोगों में, वो आरएसएस बीजेपी को परेशान करेगी, ऐसा मेरा मानना है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जाति जनगणना होने वाली है इसी साल, इसी साल नहीं तो अगले साल में, इसी साल में शुरू हो जाएगी, सितंबर में शायद होगी। लेकिन इससे भी भारतीय जनता पार्टी परेशान है। कह तो दिया दबाव में आकर के हम पर जनगणना करेंगे, लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि ये जनगणना अगर सही सही हुई तो या तो पिछड़ी जाति के लोग और आरक्षण मांगेंगे, या क्योंकि उनकी कुल संख्या तो 55%, 52% है, और उनको आरक्षण तो 27% ही है, तो 27% से बढ़ाने की बात करेंगे। और या फिर ये जो मांग कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर करो स्वर्ण जाति के लोग, तो इनमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, और फिर चुनाव में वोट कम होने की समझदारी मतलब बढ़ेगी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। एक बात और है कि जैन जी ने जो आंदोलन किया उसका असर जैन मतलब जैन अल्फा पे भी पड़ा है, और जैन अल्फा ने अपने स्कूलों की मांगों को लेकर के बार बार वो स्कूल बंद कराने की, और सड़कों पे आने की, कहीं कलेक्टर को बुलाने की, कहीं कलेक्टर के वहां जाने की जो बातें हो रही है, वो भी एक परेशानी का सबब है आरएसएस के लिए। और कल जो हुआ परसों, मतलब राजस्थान में जो बगरू जी विधानसभा में जो दो, वो स्कूल जो था रामपुर क्या, वहां पर जो स्कूल है, उसमें रंका जाना वाले थे, नहीं जाने दिया, और मारपीट की उनके साथ, कांच फोड़े। और बाद में जो खबरें आई, मतलब वो ये सब राष्ट्रीय शिक्षक, मतलब मेरे को तो बहुत ताज्जुब हो रहा है कि कोई शिक्षक संघ भी इस तरह की बात कर सकता है क्या, कि वो जो है क्या कि नहीं स्कूल सब ठीक है। अरे तबेले में स्कूल चला रहे हो और कह रहे हो स्कूल सब ठीक है, और हम तो ऊपर से जो आदेश आएगा वही करेंगे। अब इतना, मतलब क्या, इतना शिक्षक जो है इतना गिर जाएगा
ये मेरे समझ में कभी नहीं आया। खैर, लेकिन ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षक हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वहाँ की पब्लिक भी जो है, पब्लिक को जो सामने लाया जा रहा है, या जो जो सोशल मीडिया के से बातचीत बताई जा रही है, वो सब उन रांगता का विरोध कर रहे हैं। लेकिन एक और बात हुई है कि अ, शिक्षा मंत्री ने उस पब्लिक को बधाई दी है कि आपने स्कूल बचा लिया। अरे स्कूल क्या बचा लिया, स्कूल तो खंडर हो रहा है, स्कूल कैसे बचा लिया? लेकिन आज एक अच्छी खबर आई है। भजनलाल सरकार ने, मतलब भजनलाल जी ने ये घोषणा की है कि 1 सितंबर से वहां पर नई बिल्डिंग का काम चालू हो जाएगा। और 18 लाख या 20 लाख रुपए ऐसा कुछ उन्होंने मंजूर किया है उस बिल्डिंग के लिए। ये मंजूरी तो पहले से ही चल रही थी, और थी शायद, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा है कि 1 तारीख से हम वहां पे काम शुरू कर देंगे। और आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है कि यही हम चाहते थे, और हमारा कोई वहाँ हमको कोई वोट नहीं लेना है, और न कोई और कुछ करना है, कोई राजनीति करनी है। हम स्कूल ठीक कराने की बात कर रहे हैं, और करेंगे, सब जगह करेंगे, आप सब जगह तैयार हैं। तो ये कुल खबरें हैं जो बीजेपी को कम से कम भी परेशान कर रही है। अभी राजस्थान में चुनाव भी हैं, लोकल बॉडीज के, और आपस में घमासान भी हो रहा है, भाजपा में भी हो रहा है, कांग्रेस में भी हो रहा है, टिकटों के लिए भी, और चुनाव लड़ने के लिए भी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विद इन पार्टी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। मतलब हो सकता है, मतलब इस समय ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि शाह साहब की शाह साहब जिनको पसंद नहीं करते हैं, उनको संगठन में ले लिया गया है, और जो शाह साहब के खास आदमी हैं उनको हटा दिया गया है, और इस तरह का भी चल रहा है। तो खास तौर से तो अमित मालविया को हटाना इनके लिए बहुत वो हुआ है। और जिन लोगों को लाए हैं, अ, वो बहुत ही मतलब एक तो वो दीपक हैं, और दूसरा वो अरुण यादव और अनिल बेलूनी। अनिल बेलूनी तो पहले भी थे। दीपक मर्स्के, और प्रीति गांधी, और अरुण यादव। अरुण यादव और प्रीति गांधी दोनों के बारे में कहा जाता है कि ये संघ के बेसिक फंडामेंटल्स जो पॉलिसीज हैं, उनके विरोध में ये बयान दे चुके हैं। लेकिन फिर भी इनको लाया है। आलोक द्विवेदी को भी लाया गया है, आलोक को भी। और उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने आरक्षण के बारे में एक जो बयान दिया, उससे काफी नुकसान हुआ, और होगा अभी भी। क्योंकि उन्होंने कहा कि आरक्षण दूसरा कैंसर है। तो ये जो बातें हैं, इससे ये लग रहा है कि भाई जो सरकार के अंदर भी जो टीम मोदी है, उसमें में आपस में भी कुछ न कुछ लफड़ेबाजी चल रही है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया हो तो फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।